Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। आई होप आप सब सेफ होंगे। हम सोशल साइंस को डिस्कस कर रहे हैं और सोशल साइंस में मैं पॉलिटिकल साइंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उन्हें ज़रूर देखें। इस चैप्टर यानी कि डेवलपमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इसके ऊपर ही मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको इस वीडियो में जो बातें कही जाएंगी वो आसानी से समझ में आ जाएं। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कहीं भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हमारे टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट, फर्स्ट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो डेवलपमेंट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लोग जो हैं उनके डेवलपमेंट गोल एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हर किसी के डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं और हर कोई अपने डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से जितना भी उसके एफर्ट हैं वो करता है, ताकि वो अपने जो गोल्स हैं उन्हें कंप्लीट कर पाए। बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। इफ़ एज वी हैव सीन अबाउ इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स, then their notions of national development is also likely to be different। जिस तरीके से हर एक इंसान के डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग उसकी सोच है और वो अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट गोल बनाता है, उसी तरीके से अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो हर किसी इंसान के व्यूज़ उसके लिए भी अलग अलग ही होंगे। डिस्कस अमंग योर सेल्फ ऑन वॉट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूछता हूं बच्चों से कि बताओ आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो शायद आप में से जो काफ़ी लोग होंगे वो ये कहेंगे कि डेवलपमेंट के लिए मेरा मेरा ये मानना है कि अगर हम जो वेपन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं और वेपन्स को इस तरीके से बनाएं ताकि कोई भी बाहर की कंट्री हम पे वॉर ना कर पाए और हम अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा मजबूत रखें। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर हमें डेवलपमेंट सही तरीके से करनी है तो हमको सबको साथ लेके चलना होगा। और अगर हम एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं जैसे फूड के ऊपर काम करेंगे, तो हो सकता है कि उससे कंट्री के सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले और सभी लोग कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो इसी तरीके से अगर किसी इंडस्ट्रीज, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि किसी इंडस्ट्रीज से अगर बोला जाएगा कि वो किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट देखता है, तो उसका ये मानना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डैम्स को बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर रिसोर्स है उसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करेगा। तो वो उसका मानना हो सकता है कि वो कंट्री को किस तरीके से डेवलप होता हुआ देखना चाहे। लेकिन अगर बात करते हैं जो लोग गरीब हैं, जो अपनी लाइवलीहुड को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तो वो अपनी डेवलपमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोच पाएंगे। तो पहले हो सकता है कुछ लोग का ये भी गोल हो कि पहले हमें इन लोग को डेवलप करना चाहिए, पहले हमें बेस ग्रास रूट में जो लोग रह रहे हैं हमें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हम उनको इतना उनकी स्किल डेवलप कर पाएँ ताकि वो अपने लिए रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाएँ और अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच पाएँ, तभी वो कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोच पाएंगे और हो सकता है कि उनके पास बेटर आइडियाज़ हों। तो इसी तरीके से हर किसी का मानना डेवलपमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। In fact, you might yourself think of many different answers and not too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहा हो कि वो किस तरीके से कंट्री को डेवलप होना देखना चाहता है, तो हो सकता है कि जो छोटे फार्मर्स हों, जो आसपास में रह रहे हों, उनका मानना कुछ और हो सकता है। और उनका मानना ये भी हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहा है, अगर वैसा किया जाएगा कंट्री के डेवलपमेंट, तो हमारे लिए तो किसी भी तरह का स्कोप डेवलपमेंट के लिए रह ही नहीं जाएगा। तो ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक का मानना दूसरे के लिए जो है, हो सकता है कि अगर वो उसको मानता है तो वो उसके लिए ख़राब हो जाए।
However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflict, how does one decide? What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. जब भी हम कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमें पहले इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रख लेना चाहिए कि क्या हम कुछ ही लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं या हम पूरी कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। क्या हम सबके आइडियाज़ को साथ लेकर चल सकते हैं या हमें कुछ लोग के आइडियाज़ को साथ लेकर चलना है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को जब हम सोचेंगे इसके ऊपर, तभी हम एक सही डिसीजन को ले पाएंगे। तो सही डिसीजन लेने के लिए हमें सबके व्यूज़ को देखना पड़ेगा। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में एवरीवन इज़ इक्वल। सबके पास बराबर के राइट्स हैं, बराबर के अधिकार हैं। तो अगर हमें डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमें सबको देखकर, सबको सोचकर, सबके व्यूज़ को लेकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी वो हमारी एक्चुअल डेमोक्रेसी कहलाएगी। अब एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस एग्जाम्पल को अगर आप देखोगे तो आप यहाँ देख रहे होगे कि एक पिक्चर बनी हुई है हमारे राइट साइड में। यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है हमें, और नीचे ही जो है वो जो छोटे मोटे जो घर हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये जो नीचे जो घर बने हुए हैं उन लोग के डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, और जो बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं हर किसी को साथ लेके अगर चलना है तो हमें हर किसी के लिए सोचना पड़ेगा, और ऐसा डेवलपमेंट गोल बनाना पड़ेगा कंट्री का जिससे ना ही नीचे जो रह रहे हैं उनका नुकसान हो और ना ही जो ऊपर हैं उनका नुकसान हो। तो इस तरीके का डेवलपमेंट गोल बनाना ज़रूरी है। बाकी आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो गोल हैं वो किसको बेनिफिट करेंगे। डेवलपमेंट गोल अगर बनाए जाते हैं तो क्या सबको लेके चला जाता है या कुछ लोग को छोड़ दिया जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आप जब इस एग्जाम्पल को पढ़े, मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर ये बताया गया है कि कोई एक कंट्री है अफ्रीका। तो अफ्रीका के अंदर में जो एक जगह है जिसका नाम है अबिडजान, ये आइवरी कोस्ट के पास में है। तो एग्जाम्पल बताता है कि अफ्रीका के कुछ लोगों ने ये कह दिया कि कोई एक बड़ी कंट्री थी, कोई डेवलप कंट्री थी, वो चाहती थी कि अपने वहाँ का जितना भी डंप गार्बेज है या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपनी कंट्री के अंदर में डंप करना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो उसको वहाँ पे डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहते हैं, फेंकना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने अफ्रीका वालों से बात करी, उन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि आप हमारे यहाँ पे फेंक दो ऐसा करके। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जिस भी जगह पे वो गंदगी गई उस जगह का पानी उसने ख़राब किया, उस जगह का एनवायरनमेंट उसने ख़राब किया और उस जगह के लोगों को बहुत तरह की बीमारियां हो गई। तो हम ये देख रहे हैं कि वो कंट्री किस तरह की सोच रखती है। वो कंट्री जो अपने यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती और दूसरों के लिए जो है उसने वहाँ से परमिशन लेके वहाँ पे चीज़ों को डंप कर दिया। तो इस तरह से जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि जो कंट्री हैं वो किस तरह की सोच अपने डेवलपमेंट के बारे में रखती हैं और सभी लोग के डेवलपमेंट के बारे में उनकी क्या सोच है। तो इस एग्जांपल को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब एक एक्टिविटी है, इसको ज़रा ध्यान से देख लेते हैं एक्टिविटी क्या कह रही है। If even the idea of what constitute development can be varied and conflicting, then certainly there can be different about ways of developing. अगर डेवलपमेंट के बारे में हर किसी का मानना अलग अलग है, हर किसी के डेवलपमेंट गोल अलग अलग हैं, तो डेवलपमेंट करने के तरीके भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। If you know of any such controversy, try to find out argument advanced by different people. You may do so by talking to different persons or just you may find it from newspaper and television. आप देखोगे कि हमारी कंट्री के अंदर में तो हर कोई अपने अपने व्यूज़, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारी कंट्री के अंदर में, अपने अपने व्यूज़ को रख सकते हैं हम अपनी कंट्री के अंदर में। और कोई कहता है कि ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा होगा, कोई कहता है कि वैसा करने से ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सही ज़्यादा सही कह रहा है और कौन ज़्यादा सही नहीं कह रहा है।
इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किसी एक चीज़ को लेकर या एक लोग के व्यूज़ को लेकर नहीं चला जा सकता है। उसके लिए हमें हर किसी को के व्यूज़ को सुनना पड़ेगा, हर किसी के व्यूज़ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर हम हर किसी को इसमें हैप्पी रख सकते हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में ये करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या वो अंडर डेवलप्ड है या वो डेवलपिंग है, या कोई स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट से कैसे उसके लोग जो हैं ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं या ज़्यादा खुश हैं या ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो स्टेट उन अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके बारे में ज़रा जानते हैं कैसे कंपैरिजन किया जाता है कंट्रीज़ और स्टेट्स का। You might ask if development can means different things. How come some countries are generally called developed and other countries underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. इस क्वेश्चन से पहले हम जानते हैं कुछ एक दूसरे क्वेश्चन को, जो है when we compare different things they could have similarities as well as differences. जब हम किसी भी दो लोग को कंपेयर करते हैं या दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं. विच aspects do we use to compare them? Let us look at students in a class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents and interests. The healthiest student may not be the most studious one. The most intelligent student may not be the friendliest one. So, how do we compare students? The criterion we may use depends on the purpose of comparison. To use different criterion to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic, still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all around progress of children in class, how shall we do it? बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने. ये कहते हैं कि अगर हमें क्लास के अंदर में ये डिसाइड करना है कि कौन सा बच्चा जो है पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम हर बच्चे के अंदर में ये देखेंगे कि किसने कितना मार्क्स स्कोर किया है. लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि क्लास के अंदर में सिंगिंग कौन अच्छा करता है, तो वहाँ पे क्राइटेरिया बदल जाएगा. तो हर तरीके से जो क्राइटेरिया होता है, ये क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि हम क्या चीज़ कंपेयर करना चाहते हैं. तो कंट्रीज़ के अंदर में अगर हम ये कंपेयर करना चाहते हो कि कंट्रीज़ डेवलप हैं या डेवलप नहीं हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया अलग होगा. कंट्रीज़ के अंदर में अगर हम ये कंपेयर करना चाहें कि भैया कौन सी कंट्रीज़ अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करती है, सिक्योरिटी किसकी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है या किसकी आर्मी जो है ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पे फिर हमें हमारा क्राइटेरिया बदल जाएगा. वहाँ पे हम फिर इनकम को नहीं देखेंगे, वहाँ पे हम जो पैसा खर्चा किया जा रहा है अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको देखेंगे. उसी तरीके से जैसे क्लास के अंदर में हम किसी भी एक चीज़ को, अगर जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम ये क्राइटेरिया कंपेयर करने का बदलें और वहाँ पे ये जज करें कि भैया हाइट में कौन ज़्यादा बड़ा है, तो हमें पढ़ने के क्राइटेरिया से जज नहीं कर पाएंगे कि भैया वो अगर पढ़ने में अच्छा है तो उसकी हाइट भी बड़ी होगी. तो इसीलिए जो है जो कंपैरिजन का क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है. हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं. Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. कभी कभी वैसे तो स्कूल के अंदर में जब पढ़ रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंपैरिजन का जो चीज़ है वो यही है कि पढ़ने में कौन अच्छा है, पढ़ने में कौन अच्छा नहीं है. लेकिन ज़्यादातर जगह पर अगर जैसे हम देखें कि हमारा जो सिलेबस है स्कूल के अंदर में, उसके अंदर में जो करिकुलम हमारा बना रखा है, तो हमारे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं. वैसे कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि कंपटीशन जो बच्चों के अंदर में है उसे बढ़ाया जाए. तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर हम कभी जैसे मान लेते हैं कि जैसे स्पोर्ट्स इवेंट कराना है, तो स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर में जैसे जो रनिंग अच्छे बच्चे करते हैं, तो हमारा क्राइटेरिया बदल जाएगा कंपैरिजन का. हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि भैया रनिंग कौन अच्छा कर लेता है,
तो जब पढ़ाई का वाला क्राइटेरिया होगा तो वहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि भैया मार्क्स किसने अच्छा स्कोर किया है। तो हर चीज़ के लिए अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। तो हम स्कूल के अंदर में क्या मार्क्स के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं, या हम फ्रेंडलीनेस के बेसिस पे कर रहे हैं, या स्पिरिट ऑफ कॉम्परेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, ये कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. लेकिन जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भैया कौन सी कंट्री की इनकम ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ कंपैरिजन जब करी जाती कंट्रीज़ के बीच में, तो इसी चीज़ को रखा जाता है। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा है जब कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है, कि इनकम को सबसे बड़ा क्राइटेरिया रखा है कि कौन सी कंट्री की इनकम ज़्यादा है। जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वो डेवलप्ड है, जिस कंट्री की इनकम कम है वो अंडर डेवलप्ड है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग नीड। किसी भी कंट्री की इनकम ज़्यादा होने का मतलब होता है कि उस कंट्री के सभी लोग अपनी सारी नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं। Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. कंट्री के बेसिस पे अगर गोल्स की बात करी जाएगी, डेवलपमेंट गोल्स की बात करी जाएगी, तो हर कंट्री का ये डेवलपमेंट गोल जरूर होता है कि उस अपनी कंट्री की जो इनकम है, टोटल इनकम, उसे बढ़ाया जाए। Now, what is the income of a country? Now, what is the income of a country? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us total income of the country. तो हम इनकम ऑफ द कंट्री की बात कर रहे हैं, तो इनकम ऑफ द कंट्री होती क्या है? इनकम ऑफ द कंट्री का मतलब है उस कंट्री ने जो पैसा कमाया है। कंट्री तो पैसा नहीं कमाती, कंट्री के लोग पैसा कमाते हैं। तो कंट्री के अंदर में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं, वो जितना पैसा कमाते हैं, उन सारे पैसों को अगर हम ऐड कर दें, सारी इनकम को, सबकी इनकम को ऐड कर दें, तो वो बन जाती है नेशनल इनकम और इनकम ऑफ अ कंट्री। उसको नेशनल इनकम भी कहा जाता है और इनकम ऑफ अ कंट्री भी कहा जाता है। However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure. लेकिन अगर हम देखें तो भाई इंडिया ने कितनी इनकम अर्न करी है, इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, भूटान की नेशनल इनकम कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, या डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं सबकी जो नेशनल इनकम हो कितनी कितनी है, अगर इस बात से जजमेंट करी जाती कि भाई कौन सी कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है, तो इसमें ये क्राइटेरिया जो है ज़्यादा सुटेबल नहीं बैठता। सिंस कंट्रीज हैव different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn। जैसे हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो हमारे यहाँ का एक स्टेट से भी छोटी हैं। तो उस तरीके से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी कंट्री की इनकम ज़्यादा है तो वो कंट्री जो है डेवलप्ड ही है। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है। इसीलिए नेशनल इनकम के क्राइटेरिया से अच्छा इन्होंने एक क्राइटेरिया और बना दिया, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। तो पर कैपिटा इनकम बोलो चाहे एवरेज इनकम बोलो, बात एक ही है। ये कैसे होता है? तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है? जो एवरेज इनकम है उसको पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, और ये निकाला कैसे जाता है? टोटल इनकम जो कंट्री की है उसे डिवाइड किया जाता है उसकी टोटल पॉपुलेशन से। तो ये फॉर्मूला ही बन जाता है कि जो पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो ये जो क्राइटेरिया है ये हमें दिखाता है कि हर एक इंडिविजुअल कितना पैसा अर्न करता है, और जितना हर एक इंडिविजुअल पैसा अर्न करता है तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उस कंट्री का हर एक इंसान कितना पैसा अर्न करता है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरियन इज यूज इन क्लासीफाइंग कंट्रीज। और जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड बैंक है
उसने पर कैपिटा इनकम को जो है क्राइटेरिया बनाया हुआ है डिसाइड करने का कि वो कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या क्राइटेरिया बनाया है, किसने बनाया है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया, वर्ल्ड बैंक ने बनाया क्राइटेरिया, और क्या क्राइटेरिया बनाया है, पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करने का क्राइटेरिया बनाया है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। Countries with per capita income of US dollar 12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। ऐसी कंट्रीज जो एक साल के अंदर में, पर एनम का मतलब एक साल है, और यूएस डॉलर 12,056 अर्न करते हैं एक साल के अंदर में। 2017 की बात चल रही है जब 2017 में ये क्राइटेरिया था वर्ल्ड बैंक का, उस कंट्री को रिच कंट्री कहा जाता था। और ऐसी कंट्रीज जिनका जो पर कैपिटा इनकम है 955 यूएस डॉलर होता है एक साल के अंदर में, उसको कहा जाता है लो इनकम कंट्री। इंडिया जो है वो मिडिल इनकम कंट्री के अंदर में आती है, क्योंकि 2017 में उसका जो पर कैपिटा इनकम था वो था 1820 यूएस डॉलर पर एनम। The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries। ऐसी कंट्रीज अगर उनमें से अगर हम कुछ कंट्री को हटा दें, रिच कंट्रीज को हटा दें, और मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज हैं उनको हटा दिया जाए, तो वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में आती हैं, क्योंकि उन कंट्रीज के अंदर जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी है। चाहे हम नेशनल इनकम की बात करें उनकी, चाहे उनकी हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो वो इतनी है कि उनके वहाँ के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से अपनी इनकम के ऊपर डिपेंड है। उन्हें और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी कंट्री ऐसे डेवलपमेंट प्लान बनाती है कि हर किसी को साथ में लेकर चलती है। तो अब आता है एवरेज इनकम। एक बार इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं और यहीं तक करते हैं आज की वीडियो को। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो लिखा है वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जैसे हमने पढ़ा कि जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्राइटेरिया रखा है कि एवरेज जो है पर कैपिटा इनकम जो है उससे डिसाइड करता है कि कंट्री रिच है, पुअर है, या अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड है। लेकिन हमेशा जो एवरेजेस हैं वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाते हैं, वो डिस्पैरिटीज़ दिखाते हैं। यानी कि हमेशा ऐसी पिक्चर को नहीं दिखाते हैं जहाँ पता लग जाता है कि वो सही है या बिल्कुल ही सही है। कभी कभी वो गलत पिक्चर को भी शो कर देता है। उसका एग्जांपल इन्होंने दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं टेबल 1.2 को अगर देखें यहाँ पे, तो दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। और यहाँ पे हर कंट्री ए में भी 5 लोग रहते हैं और कंट्री बी में भी 5 लोग रहते हैं। और कंट्री ए के अंदर में जो इनकम है फर्स्ट पर्सन की 9500 है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। तो एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकलता है, टोटल कंट्री की जो इनकम है यानी कि 9500, 10500, 9800, 10,000 और 10,200 इन सबको ऐड किया जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इनकम आ जाएगा। उसी तरीके से कंट्री बी की एवरेज इनकम निकाल देंगे। तो एवरेज इनकम जब निकालोगे तो ये लगभग क्या आएगी, सेम आएगी। जबकि अगर आप देखो तो कंट्री ए की जो टोटल इनकम है वो कंट्री बी की टोटल इनकम से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंट्री ए की इनकम ज़्यादा होगी, कंट्री बी की इनकम कम होगी। लेकिन उसके बाद भी जब एवरेज निकाला गया तो एवरेज दोनों का क्या आएगा, लगभग सेम आएगा। तो इस तरीके से हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम कंट्री बी की अगर आप देखो तो पर कैपिटा इनकम कंट्री बी की देखोगे तो जितनी भी अगर आ रही होगी तो उसका मतलब ये होगा कि हर एक पर्सन जो है उतना पैसा अर्न कर रहा है। लेकिन आप फर्स्ट पर्सन को देखो 500 अर्न कर रहा है, सेकंड 500 अर्न कर रहा है और फिफ्थ 48,000 अर्न कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो पर कैपिटा इनकम थी वो एक्चुअल पिक्चर दिखाई नहीं रही है। अगर वो एक्चुअल पिक्चर दिखा रही होती तो इसका मतलब है जितना पर कैपिटा इनकम आया है फर्स्ट वाला भी उतना ही अर्न कर रहा होता, सेकंड वाला भी उतना ही अर्न कर रहा होता, थर्ड वाला भी उतना ही अर्न कर रहा होता, और फिफ्थ वाला भी उतना ही अर्न कर रहा होता। लेकिन एक्चुअली में क्या है, अलग अलग दिखाई दे रहा है हमको। तो आप देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर का एक बहुत अच्छा डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन दे रखा है हमको।
यहाँ पे दिखा रखा है कि एक कंट्री जहाँ पे रिच और ना कोई रिच है ना कोई पुअर है, तो उस कंट्री की हालत कैसी है, और जिस कंट्री के अंदर में रिच और पुअर है वहाँ कंट्री की हालत कैसी है। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर में अगर हम देखें तो डेवलप कंट्री वो है जिस कंट्री के अंदर में जितने रिसोर्सेज हैं वो अपने लोगों के लिए पूरे हो रहे हैं, और दूसरी कंट्री ऐसी है जिसके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ ही लोगों का कब्जा है। तो अगर सभी लोग का बराबर डेवलपमेंट नहीं है तो वो सही डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ तक कि हमने आज बात करी है। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक बचे हैं इसके उसके बारे में, और जानेंगे आगे जो चीज़ें हैं उसके बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू। सेफ रहें, घर पे रहें और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें। थैंक यू।